नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ईडी की पूछताछ में नवाब मलिक ने किए चौंकाने वाले खुलासे। कहा, दाऊद की बहन का बॉडीगार्ड और ड्राइवर शरद पवार की पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता। एनसीपी नेता नवाब मलिक की बढ़ सकती है मुश्किलें। बेटे और पत्नी बार बार कर रहे हैं ईडी के समन की अवहेलना। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर शुरू किया घमासान। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, प्रदर्शन कर जताया विरोध। संभाजी राजे के समर्थकों का बड़ा ऐलान, राज्यसभा को नहीं अब पूरे राज्य को संभाला जाएगा। मनसे ने भी कही समर्थन देने की बात। महाराष्ट्र तक पहुंची मंदिर मस्जिद की लड़ाई। राज ठाकरे की धमकी के बाद छावनी में तब्दील हुई अफजल खान की कब्र, भारी पुलिस बल तैनात। हेडलाइंस के बाद अब बात करते हैं खबरों की। आज खबरों की शुरुआत करेंगे नवाब मलिक से। दरअसल नवाब मलिक ईडी की गिरफ्त में है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अक्सर हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले शरद पवार को लेकर ईडी की पूछताछ में नवाब मलिक ने ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर खुद ईडी के अधिकारी भौचक्के रह गए। ईडी की पूछताछ में नवाब मलिक ने बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड और ड्राइवर सलीम पटेल शरद पवार की पार्टी एनसीपी का सक्रिय कार्यकर्ता है। जी हां, सही सुना आपने। नवाब मलिक ने ठीक यही बयान ईडी के सामने दिया है कि सलीम पटेल शरद पवार की पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। यानी जो शख्स हिंदुत्व पर सवाल उठाता था उनके संबंध अंडरवर्ल्ड से है। किरीट सोमैया ने कई बार ये आरोप पवार पर लगाए थे, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। नवाब मलिक ने ईडी की पूछताछ में ये बताया कि वो साल 2002 से सलीम पटेल को जानते थे। वो एनसीपी का कार्यकर्ता था और एनसीपी के तत्कालीन मुंबई अध्यक्ष चंद्रकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में काम भी कर रहा था। लेकिन जिस वक्त उन्होंने सलीम पटेल के साथ कुर्ला के गोवा वाला कंपाउंड की जमीन का सौदा किया, उस वक्त उन्हें सलीम पटेल के बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता थी। इस सौदे में नवाब मलिक के भाई असलम मलिक का बड़ा रोल रहा है। नवाब मलिक ने बताया कि साल 2005 में उन्होंने सलीम पटेल के बारे में लोगों से पूछा तो उस वक्त उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी उन्हें नहीं मिली। बाद में पता चला कि वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का काफी करीबी आदमी है। हसीना पारकर को कैश में 5 लाख रुपए और चेक के माध्यम से 5 लाख रुपए देने की बात भी नवाब मलिक ने कबूल की है, जो उन्होंने अपने बेटे फराज मलिक और भाई असलम मलिक के सामने दिए थे। तो एक तरफ ईडी के सामने मलिक के किए खुलासों ने सबके होश उड़ाकर रख दिए, तो वहीं नवाब मलिक की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। दरअसल ईडी की तरफ से बुधवार को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें ईडी ने बताया कि नेता नवाब मलिक के दोनों बेटों और पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनकी पत्नी को जहां 2 बार समन भेजा गया, तो वहीं उनके बेटे फराज मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 5 बार समन किया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। वहीं ईडी की जांच के मुताबिक भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ लंबे नवाब मलिक के संबंध है। साथ ही इस दौरान 1996 में कुर्ला पश्चिम गोवावाला भवन परिसर को भी हड़पने की साजिश का उल्लेख किया गया। एक विशेष अदालत ने 20 मई को एनसीपी नेता के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र का संज्ञान लिया और कहा कि प्रथम नजर में सबूत है कि मलिक सीधे और जानबूझकर कुर्ला में गोवा वाला परिसर को हड़पने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल था। अदालत ने उसके और 1993 के बम विस्फोट मामले के आरोपी सरदार शाह वली खान के खिलाफ एक प्रक्रिया जारी की है, जिसका नाम भी इस मामले में है। एक तरफ जहां नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव करवाने को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि ओबीसी को आरक्षण ना मिले। इसके लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरफ से ये चाल चली गई है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया कि 13 महानगर पालिका के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 27 मई से की जाएगी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के खिलाफ हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोटे पर कोई ध्यान नहीं दिया। महाराष्ट्र सरकार वो नहीं कर पाई जो मध्य प्रदेश ने कर दिखाया। दरअसल बीजेपी शिवसेना सरकार ने 2019 में स्थानीय निकायों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षित कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता, जिसके कारण शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 के भाग 12(2)(c) की व्याख्या करते हुए ओबीसी के लिए संबंधित स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण देने की सीमा से संबंधित राज्य चुनाव आयोग की साल 2018 और 2020 में जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया था। और अब भाजपा का आरोप है कि एमवीएस सरकार की निष्क्रियता के कारण ये आरक्षण रद्द हुआ है। महाराष्ट्र में जहां ओबीसी आरक्षण का घमासान छिड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव पर जंग शुरू हो गई है। शिवाजी के वंशज संभाजी के खिलाफ शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और साफ कर दिया कि वो राज्यसभा चुनाव में उनको समर्थन नहीं देगी। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राज्यसभा में 6 सीटें इस बार खाली हो रही है, जिनमें से बीजेपी की 2 सीटें, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की एक सीटें पक्की है और शिवसेना समेत विपक्ष से समर्थन की मांग की थी। तो बीजेपी और एनसीपी ने समर्थन की बात कही, लेकिन बाद में एनसीपी अपने वादे से पलट गई और कहा कि शिवसेना जिसे उम्मीदवार बनाएगी वो उसका समर्थन करेंगे, जिसके बाद अब शिवसेना ने 6ठी सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना की तरफ से संभाजी राजे को ऑफर दिया गया था कि वो शिवसेना में शामिल हो जाए, पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज देगी और उनका समर्थन भी करेगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतारा है। उद्धव ठाकरे के इस कदम के बाद संभाजी के समर्थकों की तरफ से एक पोस्ट किया गया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में कहा गया कि अब पूरे राज्य को संभाला जाएगा, राज्यसभा को नहीं। पाठ को इतिहास का संशोधन, महाराष्ट्र में स्वराज का निर्माण, लक्ष्य 2024 के रूप में प्रकाशित किया गया है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि 2024 में शिवसेना के खिलाफ संभाजी जंग लड़ेंगे और इस चालबाजी का बदला जरूर लेंगे। वहीं एक तरफ शिवसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ मनसे ने संभाजी राजे को समर्थन देने का ऐलान किया। मनसे विधायक राजू पाटिल ने समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि आखिर राजाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। शिवसेना और अघाड़ी सरकार ने संभाजी राजे की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। मराठा समुदाय इन साजिशकर्ताओं को पहचान रहा है। और अब चलते चलते एक नजर पुणे की दरगाह की कर लेते हैं, जिसके खिलाफ मनसे ने हुंकार भरी है। दरअसल हनुमान चालीसा विवाद के बाद महाराष्ट्र में मंदिर मस्जिद विवाद ने भी दस्तक दे दी है। एमएनएस ने पुणे में 2 मंदिरों को लेकर जंग छेड़ दी है। आरोप है कि मुगलों ने उन मंदिरों को तोड़कर वहां पर दरगाह का निर्माण करवाया। एमएनएस के मुताबिक पुणे में पहले 2 जुड़वा मंदिर हुआ करते थे, पुनेश्वर और नारायणेश्वर, लेकिन मुगल काल में अलाउद्दीन खिलजी के एक कमांडर अफजल खान ने उन दोनों ही मंदिरों को ध्वस्त कर वहां पर दरगाह का निर्माण करवा दिया। ये जानकारी देते हुए एमएनएस नेता अजय शिंदे ने इसको लेकर यहां तक कह दिया कि डेक्कन आर्कियोलॉजिकल कॉलेज की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि वहां पर पहले 2 मंदिर हुआ करते थे। इस एक दावे ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस फोर्स को भी इलाके में बढ़ा दी गई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति पैदा ही ना हो। हालांकि अब ये घटना आगे क्या रूप लेती है, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फैल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं।
मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।